स्टूडेंट आज हम 13 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको स्टूडेंट इस चैप्टर में पूरा जोश रखना है, क्योंकि कल मैंने आपसे शेयर किया था कि ये चैप्टर टोटल 10 मार्क्स का है। सिर्फ 9 एक्सरसाइजेज हैं और हमें 10 मार्क्स मिले। और एक्सरसाइजेज की सबसे अच्छी बात यह है कि 2 या 3 क्वेश्चन जब हम समझ लेते हैं तो लगभग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3rd चैप्टर था या 5th चैप्टर था, उसमें भी अगर टीचर 2 या 3 क्वेश्चन समझाता है तो लगभग पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। तो इस चैप्टर में भी यही खास बात है कि अगर आप ध्यान से 2-3 क्वेश्चन भी समझ लेते हैं तो लगभग आपकी 70-80% क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाते हैं आपसे। तो आप इसमें पूरा मोटिवेट रहिए, आप इस पर पूरी मेहनत कीजिए। स्टार्टिंग में ये चैप्टर मेहनत मांगता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में फार्मूलाज का लोड ज़्यादा रहता है। तो कल जब मैंने फार्मूलाज बताए तो मुझे लगता है कल मैंने एक ही दिन में 10 फार्मूलाज बता दिए। तो वो 10 फार्मूलाज याद रखना और उनको अप्लाई करना, ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ, इसलिए मैं इस चैप्टर की ओपनिंग ही रिवीजन से कर रहा हूँ। जो रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको स्टार्ट में फिर दोबारा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला रिवीजन शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक फार्मूला हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन 1 पॉइंट फॉर्म कहलाता है और एक फार्मूला इक्वेशन ऑफ ए लाइन 2 पॉइंट्स फॉर्म कहलाता है। नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पता होंगे और इसमें लाइन का सिर्फ एक पॉइंट पता होगा। तो जब हमें लाइन का सिर्फ एक पॉइंट पता होगा तो उस केस में डायरेक्शन रेशियो का पता होना जरूरी है। इसमें डायरेक्शन रेशियो हम खुद बना सकते हैं जब हमें 2 पॉइंट पता हो। डायरेक्शन रेशियो बनाने का आपको तरीका पता है, जब 2 पॉइंट पता हो, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करने से लाइन की डायरेक्शन रेशियोज बन जाती है। अब बात करें फर्स्ट टॉपिक की। इसमें हमें क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन 1 पॉइंट फॉर्म से बनानी है और लैंग्वेज तो नहीं लिखी मैंने, पर आप पिक्चर से समझ लीजिए कि इसका एक पॉइंट आपको गिवन है और लाइन की डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन है। आप कैसे कह सकते हैं सर ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है? मेरे लिखने के पैटर्न से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ये लिखा तो आप इसको कभी भी कोऑर्डिनेट मत समझें, आप इसको डायरेक्शन रेशियोज ही समझें, क्योंकि मैंने इसको एरो ब्रैकेट में लिखा है और इसको कोऑर्डिनेट ब्रैकेट यानी सी ब्रैकेट में लिखा है। तो ए के साथ लिखा हुआ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगी। तो आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म भी बनाना है और इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेक्टर फॉर्म भी बनाना है। तो दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको स्टूडेंट फार्मूला याद है, x - x1 = y - y1 = z - z1। x1, y1 और z1 की जगह आपको पासिंग पॉइंट यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे फिल करेंगे। जब यहाँ 2 देखते हैं तो आप इस x1 की जगह फिल कर दीजिए। जब आप सेकंड पॉइंट -3 देखते हैं तो जब आप y1 की जगह -3 फिल करेंगे तो ये माइनस और हमारे कोऑर्डिनेट का माइनस प्लस हो जाएगा, तो y + 3। और अगर यहाँ पे तीसरा पॉइंट पुट करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 7। अब इसी स्थिति को रिवर्स भी समझते हैं। अगर मैं आपको ये न्यूमेरेटर्स दिखा के पूछूं कि स्टूडेंट्स अब आप गेस कीजिए कि इस पॉइंट, इस लाइन के पासिंग पॉइंट्स क्या हैं, तो ये प्रैक्टिस भी आपको बहुत स्ट्रांगली होनी चाहिए। क्या है कि अगर इक्वेशन आपके सामने है तो वहां से लाइन के पासिंग पॉइंट भी आप पढ़ने में समर्थ होने चाहिए। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको ये -2 दिख रहा है तो आप +2 मानिए, साइन चेंज करके पढ़िए, आपके पासिंग पॉइंट बिल्कुल सही निकलेंगे। यहाँ +3 दिख रहा है तो आप -3 मान लीजिए और यहाँ -7 दिख रहा है तो आप +7 मान लीजिए। लेकिन ये आइडिया भी सिर्फ तभी लगाना है जब x, y और z का कोएफिशिएंट 1 हो, यानी लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म है। तो मैंने आपको वाइस वर्सा दोनों ढंग से समझाया कि अगर पॉइंट फिल करना है तो कैसे फिल करते हैं। अगर इक्वेशन आपके सामने और वहां से वापस आपको लाइन का पासिंग पॉइंट पिक करना है, अनाउंस करना है कि ये लाइन कौन से पॉइंट में से गुजरी है, तो वो भी आप अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन -2 ना बोल करके +2 बोलना है, +3 दिख रहा है तो -3 बोलना है और -7 दिख रहा है तो +7 बोलना है। आपको ये ध्यान रखना है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि x, y, z 1 होना चाहिए कोएफिशिएंट वाइज। इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते थे कल के लेक्चर के पहले। इसका नाम था सिमेट्रिकल फॉर्म, जो
मैथमेटिकल टर्म बोलते हैं इसके लिए सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड आपने चेक कर लिया और उसके कोएफिशिएंट सच में 1 है, और फिर लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आपको नीचे लिखनी होती है। तो आपको इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 और -1 मिलेगी। आपको पता है लाइन की डायरेक्शन रेशियोज को ए बी सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ 1 फिल कर लिया, यहाँ पे 2 फिल कर लिया और यहाँ पे -1 फिल कर लिया। तो आप रफली अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखें कि अगर लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन में से पासिंग पॉइंट यूज करना है तो न्यूमरेटर्स में फिल करेंगे, अगर डायरेक्शन रेशियोज यूज करनी है तो डिनोमिनेटर में फिल करेंगे या पिक करेंगे। तो अब उसके बाद आप सीख रहे हैं कि इक्वेशन आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में एक आंसर आ चुका है, अब आप इसकी वेक्टर फॉर्म भी बनाना चाहते हैं। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b याद करना है। कुछ टीचर्स यहाँ पे b की जगह वेक्टर m भी बोलते हैं, तभी मैं कह रहा था कि सिर्फ एक ही टीचर के नोट्स पढ़ेंगे। तो आप मेरे ही नोट्स पढ़ेंगे और मेरे ही तरीके से सभी क्वेश्चंस को करें। एग्जांपल्स भी कोशिश करें मेरे वाले तरीके से करें। अगर वहां दूसरे मेथड से सॉल्व किया गया है तो आप जैसा मैं बताता हूं उस तरीके से भी करके देखें, तब भी आंसर वही आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। आप ऑनलाइन जब पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं पता तो आपके कंफ्यूजन किस तरीके से आप रेक्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन को करने के 3 मेथड है। तो अगर आप कोई दूसरा मेथड भी देख लेते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेथड गलत है, लेकिन सारे मेथड आपको सिखाना तो कंफ्यूजिंग स्टेज पे ले जाना है। तो मैं नॉर्मली वो मेथड सिखाता हूं जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं और इजी रहते हैं, भले ही वो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, भले उसमें 1-2 स्टेप ज्यादा हो। तो ये मेरा टारगेट रहता है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म बनाना है। तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो आपको याद रखना है a वेक्टर में क्या फिल करना होता है और b वेक्टर में क्या फिल करना होता है। ये तभी याद रह सकता है जब आपको इन दो a और b के इंग्लिश नेम्स याद हो। कल के लेक्चर में हमने बताया था A4 होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो पोजीशन वेक्टर हैविंग पासिंग पॉइंट। पोजीशन वेक्टर अपने अंदर हमेशा पासिंग पॉइंट रखता है, यानी पासिंग पॉइंट की हेल्प लेके पोजीशन वेक्टर बनता है, ऐसा भी कह सकता हूं। और B4 होता है डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो डायरेक्शन वेक्टर हमेशा लाइन की डायरेक्शन रेशियो खुद में रखता है। तो आप यहां से डायरेक्शन रेशियोज फिल करेंगे और यहां पर लाइन का पासिंग पॉइंट फिल करेंगे। तो जब आपको लाइन का पासिंग पॉइंट पता है तो आप आ जाइए फिर यहां पर। तो इससे वेक्टर बना लीजिए। 2 लिखा है तो 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप। अब स्टूडेंट कहता है सर xyz क्यों नहीं लगाया आपने, ijk कैप क्यों लगाया? क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में रिपोर्ट करना है। धीरे धीरे आपको ये बात समझ आने लगेगी कि इस चैप्टर में वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को मिला के चैप्टर बना दिया गया है। नए टाइप का एक चैप्टर बना दिया गया है जिसमें आपको वेक्टर भी दिखता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी दिखती है। तो थोड़ा मिक्स होके चलता है ये चैप्टर, तो आप थोड़ा ध्यान से रखें। प्लस लैम्डा और वेक्टर बी। अब B4 पता है आपको डायरेक्शन वेक्टर है। डायरेक्शन वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज के पास जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर ये है तो इसे वेक्टर तैयार कर दीजिए। तो बड़े आराम से कर सकते हैं आप। i कैप 1i कैप तो नहीं लिखेंगे आप, ओनली i कैप प्लस 2j कैप और -k कैप। यहां से आपने वेक्टर b प्रिपेयर कर लिया और पासिंग पॉइंट की हेल्प से आपने वेक्टर a तैयार कर लिया। लेकिन ऐसी कन्वर्जन आप तभी कर पाएंगे जब आपको a और b का मीनिंग बहुत हमेशा याद रहे। a फॉर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मींस पासिंग पॉइंट, और b फॉर डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर मींस डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको ऐसे समझना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनानी है यूजिंग 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि आज लाइन के 2 पॉइंट आपको पता होंगे। वो एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो लाइन में बीच में भी कहीं 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पे लिखे हैं तो मतलब ये एक सेगमेंट हो गया A से लेके B तक, बीच में भी 2 पॉइंट मैं लिख सकता था। वहां फिर हम इनको A और इसको B मार्क कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म में फार्मूला सुन लीजिए। ऊपर वाला तो बिल्कुल वही है, पासिंग पॉइंट का फार्मूला तो वही है, x - x1 इक्वल टू y - y1 इक्वल टू z - z1। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आपको दी नहीं गई, आप खुद बनाएंगे।
जब दोनों पॉइंट आपको पता हो तो कभी भी टीचर आपको डायरेक्शन रेशियो देगा नहीं, बल्कि आप पे होमवर्क छोड़ देगा कि आप खुद कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट करना आपको आता है, दो पॉइंट की हेल्प से डायरेक्शन रेशियोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, x2 x1। आप अगर पहले पॉइंट को x1 y1 और z1 मान रहे हैं तो समझ आता होगा आपको कि x2 b पॉइंट बनेगा, फिर x2 x1 y2 y1 और z2 z1। तो ऐसा आपको ये फार्मूला याद किया। तो देखा जाए तो आपने नीचे डायरेक्शन रेशियोज ही लिखी है, ए बी सी ही लिखी है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन रेशियो बनी बनाई मिली और यहाँ आप खुद बनाने वाले हैं। तो अब पासिंग पॉइंट फिल करने का टाइम आया। तो आप हमेशा याद रखें, जब आपने लाइन का नाम ए बी रखा है तो मेरी और आपकी हैबिट एक जैसी रहनी चाहिए। जब हम लाइन को ए बी बोलते हैं तो पासिंग पॉइंट हमेशा ए को ही मानेंगे। अगर हम लाइन का नाम बी ए रखते हैं तो हम पासिंग पॉइंट हमेशा बी को मानेंगे। जो भी पहला पॉइंट होगा हम उसी को पासिंग पॉइंट माना करेंगे। तो अगर हमने इसको ए बी रखा है तो आपको बार बार बताना ना पड़े, हमेशा आप और मैं हमेशा पासिंग पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को ही मानेंगे। तो x-2 आप यहाँ फिल कर देंगे, -3 जब आप यहाँ फिल करने जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और 7 जब आप यहाँ फिल करने जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पासिंग पॉइंट को यूज कर दिया। डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करने का टाइम आता है तो फार्मूला था x2 x1। अगर अब आपने 2 4 बोल दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आपको बोलना है x2 x1। तो आप अगर आप इनको x1 y1 और z1 में फिल कर चुके हो तो आपको याद रखना है कि ये 1 पॉइंट के लिए है, x1 y1 और z1। तो 2 पॉइंट यही बनेंगे, x2 y2 और z2। तो उस नॉलेज से 4 2 ही आपको बोलना पड़ेगा, यानी b में से a को ही माइनस करना पड़ेगा, और मिडल वाला मिडल में से माइनस करना पड़ेगा। 1 3, जब मैं -3 बोलने लगा तो वो +3 हो गया, और 2 7 कैलकुलेट करने के बाद आपको मिला 2 4 और -7। और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म अगर आपको बनानी हो तो अगर इसी लाइन को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप वेक्टर r a λ वेक्टर b लिख सकते हैं। तो a के लिए आपको पासिंग पॉइंट यूज करना है, और पासिंग पॉइंट आपको पता है कि हमने पहले पॉइंट को माना है, तो इससे 2i - 3j + 7 के हो जाएगा। प्लस में लैम्डा लगाने के बाद b के लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज फिल करनी है। तो b डायरेक्शन रेशियोज आप ये बना चुके हैं, यहां से आप वेक्टर बना लीजिए 2i + 4j - 4k, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये रेफरेंस है एक्सरसाइज 13.2। अगर आप इस लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर को जोड़ के कोई एक्सरसाइज तैयार करना चाहते हैं तो वो एलिमेंट्स के लिए 13.2 तैयार होती है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। आज क्या हुआ हमारे साथ, पासिंग पॉइंट तो बड़ी इजीली दे दिया गया, हमें लाइन का पासिंग पॉइंट दे दिया गया, लेकिन लाइन की डायरेक्शन रेशियो देना भूल गया, और उसने कहा है कि जो लाइन हमने निकालनी है वो किसी दूसरी लाइन के साथ, उसकी इक्वेशन दे दी है उसने, और उसके साथ वो पैरेलल है। एक बार आप भी समझिए, मुझे लगता है कि जब आप इसको पढ़ेंगे आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। फाइंड द कार्टेशियन एंड द वेक्टर इक्वेशन, ये तो समझ आ गया होगा आपको कि कुछ एक ऐसा आंसर निकालना है और एक ऐसा आंसर निकालना है। ये तो वेक्टर एंड कार्टेशियन वर्ड तो आपको समझ आ गए। तो एक ही लाइन के दो आंसर निकालने हैं जिसका एक पासिंग पॉइंट पता है। अगर दूसरा पासिंग पॉइंट भी मिल जाता तो आप समझ जाते कि जरूर ये वाला फार्मूला लगने वाला है, लेकिन एक पासिंग पॉइंट जब पता है तो स्टूडेंट कहता है कि एक पासिंग पॉइंट के समय डायरेक्शन रेशियो भी दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो आपको नहीं दिख रही। एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, और कह दिया गया कि वो लाइन जो आपने निकालनी है वो लाइन पैरेलल है टू द लाइन दिस। इतना अच्छा नहीं लिखा होगा कि रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द लाइन दिस लिखा हो, नहीं, ऐसे नहीं लिखेगा वो। आपको खुद समझना पड़ेगा कि जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है वो उस लाइन को कह रहा है कि वो लाइन पैरेलल है इस गिवन लाइन के साथ। तो यहाँ पर आपको अपने आप समझना होगा जो प्रीवियस बात हो रही है वो पैरेलल है अगली चीज के साथ। तो ये हमेशा इसकी लैंग्वेज लिखने का ये तरीका रहेगा, आपको ये समझना शुरू करना ही पड़ेगा। तो समझ में नहीं आ रहा तो ये चीज मैंने आपकी हेल्प के लिए फिर दोबारा से बनाई है।
और ये चीज आपने अपनी रफ कॉपी में मतलब अपने क्वेश्चन के साथ पेंसिल से जरूर बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर को बना के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप बना देते हैं तो मार्क्स भी नहीं कटेंगे और बनाने में कोई मार्क्स मिलेंगे भी नहीं। तो मतलब ये सिर्फ आपको माइंड में क्लियर करने के लिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मैंने ये पिक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो समझिए जरा, एक पूरी लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको पता है ये जो लाइन की इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। तो मैंने एक लाइन गिवन है और उसकी इक्वेशन नीचे लिख दी, ये इसी लाइन की इक्वेशन है और एक लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, जिसकी इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करनी है उसके आगे मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड का मीनिंग होता है जिसका आंसर पूछा गया हो, रिक्वायर्ड, ठीक है। और उस रिक्वायर्ड लाइन का सिर्फ आपको एक पासिंग पॉइंट पता है और मैंने उसका एक पासिंग पॉइंट शो कर दिया। आप कहीं भी शो कर सकते हैं, इस किनारे पे, इस किनारे पे, सेंटर में, जहां आपको समझ आता है आप कर दीजिए। पूरी लाइन पे एक पॉइंट शो कर दीजिए, ये लाइन का पासिंग पॉइंट है। उसके बाद अब आपको ये समझ आया गया कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के साथ पैरेलल है। ये कहां लिखा गया, एंड पैरेलल टू द लाइन सेटिंग, तो ये इस वाली लाइन के साथ पैरेलल है। तो जब आपको पता हो कि दो लाइनें पैरेलल हैं, तो आपको कल हमने सिखाया था कि A1 A2 होता है, B1 B2 होता है और C1 C2 होता है। बस आपको फार्मूला जरूर याद रखना है। मैंने कल इस फार्मूला को मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला लिखा था, चाहे आप प्रीवियस नोट्स खोल के लिख लीजिए। परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट, पैरेलल कॉन्सेप्ट तो बहुत आएगा, आप इसको मत भूलना। तो अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल दिखा दी गई हो तो उससे ये समझ आता है कि अगर इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपको पता है तो वही सेम आप नीचे वाली लाइन की भी मान ले। तो अब आपको इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो अगर पढ़ने का टारगेट मैं आपको दे दूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो पढ़ते कहां से हैं, न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से। तो अगर आप बहुत अच्छी तरह फार्मूले याद कर चुके हैं तो आपको याद आ ही जाएगा कि डायरेक्शन रेशियो तो डिनोमिनेटर से मिलती है। तो आप इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोस यहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले एक चीज चेक कीजिए कि लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है या नहीं। अब कोई मुझसे ये मत पूछे सर सिमेट्रिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि सिमेट्रिकल फॉर्म का मीनिंग होता है कि x y z के कोएफिशिएंट 1 होने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं और अचानक आज पहले से ही 1 है, तो आप इसकी डायरेक्शन रेशियोस यहां से पढ़ लीजिए। तो आपको इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोस कितनी नजर आई, -3, 2 और 5। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि गिवन लाइन ये है और इसकी डायरेक्शन रेशियो -3, 2 और 5 है, ऐसा मैंने लिखा। फिर मैंने ये लिखा कि लाइन फर्स्ट, ऊपर वाली लाइन को मैंने फर्स्ट मान लिया, इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, कि लाइन फर्स्ट ऊपर वाली लाइन इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी मैंने सेम कॉपी लगा ली। रीजन पीछे आपको समझाया गया कि सेम कॉपी इसलिए की क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो दोनों लाइनों की डायरेक्शन रेशियोज सेम होती हैं। A1 A2 होता है, B1 B2 होता है, C1 दोनों के पासिंग पॉइंट अलग-अलग होते हैं लेकिन डायरेक्शन रेशियो दोनों की सेम होती है। आपने गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियो को चोरी कर लिया और रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशियो में यूज कर लिया। तो मतलब अब आपने डायरेक्शन रेशियोस अपने आइडिया से खुद निकाल लिए और लाइन का पासिंग पॉइंट तो आपको पहले से पता था कि जिस लाइन की इक्वेशन आपने बनानी है उसकी पासिंग पॉइंट ये है। तो अगर पासिंग पॉइंट आपको पता था और डायरेक्शन रेशियोस आपने अपने आइडियाज लगा के क्वेश्चन में खुद समझ लिए कि ये बनेंगे, तो बस अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन निकालने की तैयारी शुरू कर दीजिए, कभी कार्टेशियन इक्वेशन और कभी वेक्टर इक्वेशन, और इसको बोलेंगे हम यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म। ये लिखना है नहीं लिखना आपकी मर्जी है, आप फार्मूला लिख दीजिए, ठीक है। x - x1 = y - y1 = z - z1। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं जान के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि हम ऊपर वाले फार्मूले से कर रहे हैं ना कि नीचे वाले फार्मूले से। तो और अपॉन में ABC। तो पासिंग पॉइंट आपको पता है, लाइन का पासिंग पॉइंट क्या था, -1, 3 और -2। तो जब आप -1 यहां फिल करने आएंगे तो एक माइनस आपका और एक माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, और दूसरी बात ये मैं शुरू में आपको ऐसे समझा रहा हूं, जब मैं आप 1-2 लेक्चर आगे चले जाएंगे तो मैं इसके बाद तुरंत ये लाइन लिखा करूंगा, मैं बीच में ये नहीं दिखाऊंगा, आपको ये मेंटली अपने आप समझना है। और 3 जब फिल करेंगे तो -3 ही रहेगा,
लेकिन जब आप -2 फिल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इस तरीके से। और डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल चुके हैं कि यही यूज करूंगा, तो -3 और 2 और 5 आप डायरेक्शन रेशियोज यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ गया। अब इसी इक्वेशन को आपको वेक्टर में भी बदलना है। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग ये होता है कि इसी इक्वेशन का दूसरा नाम ये है। अगर मेरे दो नाम है तो दूसरा नाम कॉरस्पॉन्डिंग टू महेश मेहता, तो वो महेश मेहता का दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग नेम हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसी लाइन को दूसरी, उसी आंसर को दूसरी फॉर्म में लिखना कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड बोला जाता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन, तो इसी की वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी? रिक्वायर्ड लाइन के एक आंसर आ गया आपके पास कार्टेशियन, और उसी कार्टेशियन की कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन कैसे बनेगी? तो फार्मूला फिर आपने अनाउंस किया, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। a फॉर पता है आपको पासिंग पॉइंट यूज करना है, और b फॉर पता है डायरेक्शन रेशियोज यूज करना है। तो जरा पासिंग पॉइंट पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहाँ +1 दिख रहा है तो आपको -1 समझना है, तो माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो प्लस समझना है, +3j हो जाएगा, और यहाँ पे +2 दिख रहा है तो आपको -2 समझना है। या तो आप ऐसे दिमाग लगा लीजिए, या कह दीजिए कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पासिंग पॉइंट तो सब क्लियर है। तो अगर पासिंग पॉइंट यहाँ से देख रहे हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, -i +3j -2k। तभी मैं कहता हूँ एक बात को करने के दो तीन तरीके रह जाते हैं। तो प्लस लैम्डा और वेक्टर बी, वेक्टर बी में अब आप इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज यूज कीजिए, तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आपको डिनोमिनेटर से मिलेगी, लेकिन संभल के आप चेक कर लीजिए x y z 1 1 1 1 है या नहीं, यानी लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है या नहीं। अगर है तभी आप ऐसा जल्दी से पढ़ पाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज आप पढ़ लीजिए, कोई गलती नहीं करेंगे। तो -3i हो जाएगा, +2j हो जाएगा, और +5k हो जाएगा। ये इस फॉर्म में लिखा आपने, तो आपका ये वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। अगर एक ही क्वेश्चन में मान लीजिए वेक्टर इक्वेशन 2 लिखनी हो, तो आप फार्मूला क्या डिजाइन करेंगे? फर्स्ट में आप a प्लस लैम्डा भी यूज कर लेना, फिर दूसरी इक्वेशन में आप a प्लस म्यू वेक्टर भी यूज कर लेना। एक नया सिंबल सिखाऊंगा आपको, उसको म्यू बोलते हैं। इसको कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए बहुत अजीब वर्ड है ये लैम्डा। साइंस वाले तो इसको जानते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने, इसको बोलना भी सीखें, लैम्डा। और अगर दूसरी लाइन, एक ही क्वेश्चन में दूसरी लाइन यूज करनी पड़ जाए तो वहां हम लैम्डा यूज नहीं करेंगे, फिर वहां एक नया सिंबल आपको सिखाएंगे, उसको म्यू बोलते हैं। और इस चैप्टर में सभी बुक्स लैम्डा और म्यू यूज करती हैं, आप इन्हीं को यूज करेंगे। कोई स्टूडेंट हमें ये नहीं कहेगा सर क्या मैं k और s यूज कर लूं, s और t यूज कर लूं, कर सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो आप दूसरों से फिर बहुत ही अलग लगेंगे। तो आप कोशिश करें यही सिंबल याद करें, लैम्डा और म्यू। तो लैम्डा और म्यू आप यूज करें, लैम्डा फर्स्ट लाइन के लिए और म्यू फिर सेकंड लाइन के लिए यूज करें। ये भी आपको कभी जरूरत पड़ सकती है, जो मैंने बात अभी शेयर की। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आज हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनानी है पासिंग थ्रू ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, और जिसका एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। और हमारी लाइन जिसका आंसर हमने बनाना है, जिसका एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, वो लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, और उस लाइन की आज इक्वेशन तो नहीं दी, लेकिन उस लाइन के आज दोनों एंड पॉइंट्स दिए। तो एक लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स दिए हैं वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के साथ पैरेलल है, और जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका सिर्फ एक पॉइंट आपको पता है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी। फिर उसके बाद मांगता है कि आप उसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बनाओ। तो कार्टेशियन इक्वेशन का मीनिंग हुआ कि आप उसकी वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन बनाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पासिंग पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, क्या रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन हमने बनानी है वो पासिंग पॉइंट आप यहां से पढ़ सकते हैं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसके आगे भी पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका पासिंग पॉइंट क्या माना जाएगा? 2 -1 और 1 हमने लिख दिया, 2 -1 और 1। फिर रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, और अब हमने ये कह दिया कि जो लाइन इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है वो किसी दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, जिसके whose both end points known, जिसके हमें दोनों एंड पॉइंट्स क्लियर है। और अगर हमें उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पता हैं तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी हम
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से निकाल पाएंगे। अगर हमें लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पता हो तो स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो निकालने का ये फार्मूला आपने याद किया हुआ है। और ये अगर ये पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो है तो रिक्वायर्ड की कैसे हुई, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो हमने कमेंट भी लिखा कि फॉर पैरेलल लाइंस a1 इक्वल टू a2 होता है, b1 b2 के बराबर होता है और c1 c2 के। तो पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी यहीं ऐसे ही निकलेगी और रिक्वायर्ड लाइन की भी डायरेक्शन रेशियो यही मानी जाएगी। तो हमने दो फार्मूले एक ही समय में मर्ज करके फार्मूला बनाया। तो x2 माइनस x1 में अगर हम यूज करें, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको 1 नजर आ रहा होगा और यहाँ पे -1। तो 1 -1 करते हुए 1 और जब माइनस करके आप -1 लिखोगे तो वो +1 हो जाएगा। और y2 माइनस y1 में आप 2 माइनस 4 लिखोगे तो 2 माइनस 4। और z2 माइनस z1 में आप 2 माइनस 1 लिखोगे तो 2 माइनस 1। कैलकुलेशन करके आपको 2 माइनस 2 और 1 मिला, तो आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मिल गई 2 माइनस 2 और 1। तो अब उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन किस तरीके से निकाल पाएंगे, आपको फार्मूला ये याद है, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन a b c। तो x1 y1 और z1 पॉइंट ये रहा आपके पास पासिंग पॉइंट का, तो आप यहाँ पे 2 फिल कर दीजिए। यहाँ पे जब आप -1 फिल करने जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा और जब आप z1 की जगह 1 पुट करेंगे तो z माइनस z1। तो पासिंग पॉइंट तो आपने फिल कर दिया। अब लाइन की डायरेक्शन रेशियो फिल कर दीजिए। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आपके पास ये हैं, तो 2 -2 और 1 वो आपने डिनोमिनेटर में फिल कर दिया और आपको आंसर मिल गया, कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ गया। अब आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन, उसी रिक्वायर्ड लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है। तो आपको फार्मूला तो पता ही है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है। तो a पोजीशन वेक्टर होता है, पासिंग पॉइंट यूज कीजिए और बना दीजिए पोजीशन वेक्टर। तो ये बनेगा 2 माइनस i, 2i भी लिखना साथ में पड़ेगा, 2i कैप माइनस j कैप और माइनस अगर यहाँ लिख रहे हैं तो आपको प्लस k कैप होगा। तो पासिंग पॉइंट आपने इस तरीके से यूज कर दिया, ऐसे भी समझा सकता था मैं ऐसे। पासिंग पॉइंट जब आपको पता ही है तो आप वेक्टर यहाँ से भी बना सकते हैं। तो 2i माइनस j और प्लस k और प्लस लैम्डा लगा के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है तो उससे आप वेक्टर b तैयार कर सकते हैं। तो 2i माइनस 2j और प्लस k, इस तरीके से आपको आंसर मिल गया। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन होगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट्स। शो दैट द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स, पहला, दूसरा एंड तीसरा, 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए गए और r कोलिनियर, और ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स को आपको कोलिनियर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट जब हम वेक्टर चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कोलिनियर के बारे में समझाया था कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर हमारे सिलेबस में +2 में किस किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंथी प्रोसीजर था वो। तो वहां मैंने आपको एक ही स्लाइड पे बताया था कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के हमारे +2 के स्टूडेंट के पास टोटल माइंड में 6 मेथड्स हैं। 6 1 2 3 4 5 6 मेथड, जिसमें से 5 मेथड्स तो मैंने उसी लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे आपसे, और फिर एक मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे 13 चैप्टर में। तो वहां मैंने पेंडिंग लिख दिया था कि हम इसको नहीं कर रहे। तो अब आज हम 13 चैप्टर में इसके बारे में बात करते हैं कि 13 चैप्टर के बेस पे हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको 505 पता है और दूसरा पॉइंट आपको 213 पता है और तीसरा पॉइंट आपको -4 3 और -1 पता है। तो इस नॉलेज से आप कैसे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर पाएंगे। तो हमारा तरीका ये रहेगा कि हम कोई से 2 पॉइंटों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन पहले बनाएंगे और फिर तीसरा पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करके दिखा देंगे। अगर तीनों साइडें बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि तीसरा पॉइंट भी उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई को तभी करता होगा जब तीसरा पॉइंट लाइन पे आता होगा। तो जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो हम उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो इसको हमने 13 चैप्टर के बेस पे किस तरीके से करना है, तो a और b की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। आपको 2 पॉइंट फॉर्म में भी फार्मूला आता है x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो आप a और b पॉइंट को मानते चलिए। तो यहाँ पे आप 5 फिल कर दीजिए, यहाँ पे आप 0 फिल कर दीजिए और यहाँ पे 5 फिल कर दीजिए। देखिए मैंने ऐसे किया।
फिर डायरेक्शन रेशियो निकालते समय आप 2 - 5 कर दीजिए और 1 - 0 कर दीजिए और 3 - 5 कर दीजिए। इस तरीके से मैंने किया। फिर कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर ये आया। तो अगर हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी पूछता तो हमारा ये आंसर होता, लेकिन हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन तो नहीं पूछी गई, हमसे तो ये कहा गया कि 3 पॉइंटों को कोलिनियर प्रूव कीजिए। तो हम इसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कैसे कोलिनियर कर पाएंगे? तो 2 पॉइंटों की हेल्प से पहले हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनाई, अब बचा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप इसमें पुट कर दीजिए। तो x की जगह -4, y की जगह 3 और z की जगह जब -1 आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो अचानक आपके तीनों क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, 3 3 3। कैलकुलेशन होने के बाद तीनों बार आंसर 3 3 3 आता है। तो अगर ये तीसरा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने ये लिखा कि बिकॉज given 3 points also satisfy given third point also satisfy the equation of the line AB, क्योंकि थर्ड पॉइंट भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन AB को सेटिस्फाई करने लगा है। सो गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए हम तीनों पॉइंटों को क्या कह सकते हैं? कोलिनियर कह सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर दिया। तो अब स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि अगर मैं A और B की बजाय A और C पॉइंट ले लेता, पहले इक्वेशन A और C से बनाता, बाद में B सेटिस्फाई करता, वो भी ठीक है बच्चे, क्योंकि पिक्चर से बच्चे को यही समझ आता है कि सर को A और AC इक्वेशन बनानी चाहिए थी और B पॉइंट उस पे सेटिस्फाई करना चाहिए था। अब सर ने AB की इक्वेशन बना के C कैसे सेटिस्फाई कर दिया? बेटा इसको बोलते हैं कि C पॉइंट लाइन पे तो है लेकिन ये एक्सटर्नली है। तो इसमें C पॉइंट ये नहीं कहेंगे कि लाइन पे नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं कि C पॉइंट AB से एक्सटर्नली लाई करता है। और अगर आप A और C की इक्वेशन बना के B को सेटिस्फाई करते हैं तो आपका B पॉइंट फिर AC लाइन में इंटरनली हो जाएगा। तो दोनों कोलिनियर कहलाते हैं। बेटा ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप करके देख सकते हैं। AC की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन AC बना दीजिए और फिर B पॉइंट उसमें सेटिस्फाई पक्का होगा, आपका उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। तो एक बार दोबारा से समरी बनाते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिनियर का। कोलिनियर का क्वेश्चन कभी आता जरूर है, लेकिन कौन से मेथड से आपको पेपर में करना होगा वो आपको सोचना है। आप वेक्टर चैप्टर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4th चैप्टर के अकॉर्डिंग तब करना बच्चों जब आपको ये पॉइंट्स 2 डायमेंशंस में दिए हो। तो x और y दिया हो, z ना दिया हो, फिर आप 4th चैप्टर के अकॉर्डिंग 4.3 एक्सरसाइज की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इसको करने के हमारे पास काफी सारे मेथड है, 6 मेथड्स हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था कि फैक्टर में भी एक एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फंडा है, उससे आप शॉर्टकट से करें तो वो बहुत अच्छा मेथड है और ये भी मुझे इजी लगता है। आप अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या समरी बनी? 3 पॉइंट्स को जब भी कोलिनियर करना हो आप 2 पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए और जो आंसर आए उसमें थर्ड पॉइंट से पुट करके देख लीजिए। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो आप कह दीजिए यस गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर वो सेटिस्फाई ना करे, तीनों पार्ट बराबर ना आए, तो जैसे यहाँ पे 3 3 3 आए, अगर आपके तीनों अलग अलग आए तो या 2 सेम आए, एक अलग अलग आए, तो आप कहेंगे थर्ड पॉइंट नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लेकिन आज ऐसा हुआ कि हमारे तीनों पॉइंट सेम आ गए, तो हमने कहा थर्ड पॉइंट आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमने पॉइंटों को कोलिनियर ले लिया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अभी मेरा एक क्वेश्चन और एक या 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो अगली स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट A, B and C आर कोलिनियर, तो इफ का मीनिंग हुआ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर गिवन है। आपको प्रूव नहीं करना, आज गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और आपको ये 3 पॉइंट कोलिनियर गिवन है। तो अगर आपको ये 3 पॉइंट A, B, C पहले से ही पता है कि ये कोलिनियर है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे काम करेंगे? स्टार्ट करते हैं। A पॉइंट हमें गिवन है, B पॉइंट हमें गिवन है, C पॉइंट थोड़ा सा अननोन है, लैम्डा, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले जो 2 पॉइंट हमें बिल्कुल परफेक्टली नोन है, इसका x भी क्लियर है, y भी z भी, इसका भी x y z क्लियर है, पहले उन 2 पॉइंटों की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना। हो सकता है एग्जाम में आपके पास A और C परफेक्टली क्लियर हो, B में लैम्डा दिख जाए, तो वो 2 पॉइंट वो वाले यूज करना जो परफेक्टली आपको क्लियर है। तो आज मुझे A और B पॉइंट गिवन है, तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन AB बनाई यूजिंग 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है x - x1 = y - y1 = z - z1, और डायरेक्शन रेशियो भी साथ साथ कैलकुलेट होती है, x2 - x1 अपॉन y2 - y1 अपॉन z2 - z1। तो उस नॉलेज से पहले पॉइंट को हमेशा पासिंग पॉइंट मानते हुए जब -1 आप यहाँ फिल करने जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 3 फिल करने जाएंगे तो y - 3 हो जाएगा, 2 फिल करने जाएंगे तो z - 2 हो जाएगा।
और डायरेक्शन रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, -4 -1 जब आप करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 2 -3 करेंगे और -2 करेंगे तो कैलकुलेशन करके यहाँ से -4 आता है, यहाँ से -1 और यहाँ से -3 आता है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार हो गई। अब आपने ये दो पॉइंटों की अच्छी इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली और आपको ये पता है कि तीसरा पॉइंट भी लाइन के ऊपर ही लाई करता है, क्योंकि टीचर ने दे दिया है कि 3 पॉइंट्स को लीनियर है। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि तीसरा पॉइंट भी इस पे सेटिस्फाई करता है, इस पे लाई करता है, तो इसमें मतलब पुट किया जा सकता है। तो हम लिख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि तीनों पॉइंट गिवन कोलिनियर है। तो अब हमने तीसरा पॉइंट इसमें पुट करना शुरू किया। तो x की जगह हमें 5 पुट करना है, तो 5 + 1, और y की जगह आपको 5 पुट करना है, तो 5 - 3, और z के लिए आपको लैम्डा -2 और y -4। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जब हमें सी पॉइंट पता है कि ये तीसरा पॉइंट भी लाइन पे लाई करता है, तो इसका मतलब उसके पॉइंटों को पुट करते हुए आपने जब पुट किया 5 5 और लैम्डा, तो आपका ये रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका -2 बनता है, इस चीज से जो कैलकुलेट करके भी -2 बनता है, लेकिन इसमें अननोन वैल्यू है। तो अब आप इसके साथ इसको ले लीजिए, चाहे इसको, एक ही बात है। तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट जब आप ले रहे हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके -4 को -2 से करते हैं तो 8 बन जाता है, और लैम्डा को इधर बुलाने के लिए -λ और 8 को इधर ट्रांसफर करने से -8 हो जाएगा। कैलकुलेशन -λ = -10, माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद आपको लैम्डा की वैल्यू 10 मिली, और इस तरीके से आपको लैम्डा निकल गया। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। अब आपको लाइन का एक पासिंग पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन लाइन की डायरेक्शन रेशियो गिवन नहीं है, और आज कोई नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। और आज हमारी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये दो लाइनों के साथ परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल होती तो एक लाइन के साथ ही दी जाना काफी था। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो हम इसी की डायरेक्शन रेशियो उसमें यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो हमेशा दो लाइनें दी जाएंगी। तो आपकी लाइन आज की नहीं, दो लाइनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसकी पिक्चर भी आपको मैं समझा सकता हूं। इसकी पिक्चर कुछ ऐसी हो सकती है कि दो लाइंस आपको गिवन है और एक लाइन फाइंड आउट करनी है, तो एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे बनती है कि ये लाइन और ये लाइन आपको गिवन है, और थर्ड लाइन ये रिक्वायर्ड लाइन है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी, और ये लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड ये आपको दोनों दी गई है। तो ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, हमारी रिक्वायर्ड लाइन 2 के साथ भी, और रिक्वायर्ड लाइन नंबर 1 के साथ भी परपेंडिकुलर। तो कुछ ऐसा कहा गया उसमें कि और जो रिक्वायर्ड लाइन आपको फाइंड आउट करनी है, उसका एक पासिंग पॉइंट आपको पहले से गिवन है, उसके पासिंग पॉइंट का नाम है 2 1 -1 और 3। तो ये पॉइंट आपको पहले से गिवन है। तो आपको मेहनत करके इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आपको इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो पता लग जाएगी तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बना पाएंगे। तो कैसे काम स्टार्ट करेंगे देखते हैं। पासिंग पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आप मानते हैं कि हमें गिवन है 2 -1 और 3, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो अभी तक नहीं पता, तो हमने थोड़ी स्टार्टिंग कैसे किया है, ABC मान ली है। और अब ये कहा है कि रिक्वायर्ड लाइन, ये वाली लाइन नंबर 1 के साथ परपेंडिकुलर है, ये हमें दिया गया है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपको परपेंडिकुलर के लिए एक फार्मूला आता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। जबकि पैरेलल के लिए होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ये दो फार्मूले आपको याद करने बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में रैंडमली यूज होते रहेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज होते रहेंगे। तो आपको परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 करना है। तो a1 a2 में आपको पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो ABC पता है, इसलिए आप a1 b1 और c1 की जगह तो ABC फिल कर दीजिए, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो आपको मिल रही है 2 -2 और 1, तो 2 -2 और 1 फिल की, इसका आपको कोई फायदा नहीं है। तो आपको यहां से सिर्फ लाइन की पासिंग एंड डायरेक्शन रेशियोज पढ़नी थी, और वो आपने यहां फिल की। तो आपकी इक्वेशन बनी 2a -2b और +c और इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन को आपने नंबर 1 मार्क किया। फिर आपको रिक्वायर्ड लाइन नंबर 2 के साथ भी पता है कि परपेंडिकुलर है, और लाइन नंबर 2 की इक्वेशन भी आपको दी गई है। तो इसकी इक्वेशन से आप क्या करेंगे कि पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड लाइन की तो ABC है, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो अब आप पढ़ेंगे 1 2 और 2। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिखने के बाद आपका रिलेशन फिर ये बनता है। तो ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब दो इक्वेशन और 3 अननोन आपने फाइंड आउट करने हैं, ABC। तो ये आप फर्स्ट टाइम आप 10 + 2 में सीख रहे हैं, तो इसको आप फार्मूला की कॉपी में भी लिखेंगे कि जब कभी हमारे पास इक्वेशंस 2 हो और अननोन 3 हो और सामने हमेशा 0 दिखे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड को। तो ये मेथड आपने हल्का सा पढ़ा हुआ है, लेकिन 10th में ये
2 अननोन्स पे था, लेकिन आज आप कितने अननोन्स पे सीख रहे हैं? 3 अननोन्स पे। एक बार दोबारा सीखते हैं इस मेथड की। कब आपको माइंड में याद आनी चाहिए कि ये मेथड लगा देना चाहिए? जब आपको 3 अननोन्स फाइंड आउट करने हो और इक्वेशंस आपके पास 2, तब आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना होता है। +1 पे भी कुछ क्वेश्चंस में ये आता है। तो यूजिंग इस मेथड का दूसरा नाम भी है यूजिंग 2 3 1 2 मेथड। कई लोग बोलते हैं यूजिंग 2312 मेथड। तो 2 3 1 2 मेथड भी बोल सकते हैं और 2312 भी बोल सकते हैं। और स्पेशल जो बुक्स में इसका नाम है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप सिर्फ ये मेथड मत लिखना, वो बुरा लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन अकेला 2 3 1 2 मेथड मत लिखिए, वो कभी मैंने नहीं देखा, अलाउड नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बुक्स में इसको बोलते हैं। तो अब आप इसको कैसे समझेंगे? आप ये डायग्राम बनाना सीखें। बिल्कुल हवा में, कोई अपॉन कुछ नहीं है। देख लीजिए आप ए बी सी जो अननोन्स हैं उनके नाम लिखिए और 3 अननोन्स के नीचे आपको 4 नंबर लिखने हैं, 2 3 1 2। तो 3 चीजों के नीचे 4 नंबर लिखना असंभव होता है, तो हम कैसे लिखेंगे? एक इससे आउट बाहर जाके लिखेंगे, एक इन दोनों के मिड में जाके लिखेंगे, एक इन दो के मिड में और एक इधर भी आउट जाके लिखेंगे। इस तरीके से आप 3 नंबर के नीचे 4 नंबर सिमेट्री में लिख सकते हैं। तो 2 नंबर कोफिशिएंट्स उठाने हैं, तो 2 नंबर कोफिशिएंट्स का मतलब होता है बीच वाले कोफिशिएंट्स उठा लीजिए। तो -2 और 2, तो आपने इधर भी लिखा और इधर भी लिख दिया, क्योंकि ये स्टार्ट भी 2 से होता है और खत्म भी 2 पे होता है। तो आपको दोनों आउटसाइड तो यही 2 नंबर कोफिशिएंट्स उठाने हैं। फिर 3 नंबर कोफिशिएंट्स, तो 3 नंबर कोफिशिएंट्स बनेंगे ये वाले, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो 3 नंबर में आपको यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, तो आपने 1 और 2 लिख दिया। फिर आपको 1 नंबर चाहिए, 1 नंबर के लिए आपको एक कोफिशिएंट्स मतलब पहले वाले उठाने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 2 और 1 लिखा और लास्ट में रिपीट, तो जो शुरू में था वही करना होता है। अब उसके बाद a बाय इक्वल टू b बाय और इक्वल टू c बाय पहले लिख के, और आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे, राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते आपको -4 मिला, इसको सॉल्व करते हुए 2 मिला, लेकिन आपने माइनस भी लिखना है क्योंकि राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू मैं बोल रहा हूं। और यहाँ पे आपको बोलना है 1 और यहाँ पे बोलना है -4, यहाँ पे आपको बोलना है 4 और यहाँ पे -2 खुद बनता है, लेकिन आप +2 लिखेंगे। और a के नीचे आपका -6 आ जाता है, b के नीचे -3 और c के नीचे 6 आ जाता है। तो डायरेक्शन रेशियोज लाइन की आप a की मतलब ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आपको a b c मिल जाती है, डिनोमिनेटर से पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आपने पढ़ी -6, -3 और 6, ये आपको मिली। लेकिन आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज अगर बड़ी-बड़ी आ रही हो तो आप किसी भी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप एग्जाम में हो सकता है आपको ये याद आए कि मुझे सिर्फ 3 पे डिवाइड करना चाहिए, लेकिन मुझे ये याद आया कि 2 नंबर माइनस के हैं, तो क्यों ना माइनस से भी साथ में डिवाइड कर दिया जाए। अगर एक नंबर माइनस का होता तो मैं कभी ऐसा ना सोचता। 2 नंबर माइनस के हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पॉसिबिलिटी ये है कि -3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो -3 से डिवाइड करने के बाद ये 2 बनता है और -3 से इसको डिवाइड करने से 1 बनता है और 6 को -3 से डिवाइड करने के बाद -2 बनता है। आपको पीछे कमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं होती, बस आप इसको दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। आपको पता है डायरेक्शन रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई और किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने कल आपको ट्रेन किया था। तो अब आपको लाइन की डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गई और लाइन का पासिंग पॉइंट भी पता है, तो बस अब आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बना पाएंगे। यहाँ स्टूडेंट की ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, सर आपको कैसे पता लगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है? तो यहाँ लिखा ही नहीं गया ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, तो हमें यही नहीं समझ आ रहा था सर कार्टेशियन बनाए या वेक्टर बनाए। तो यहाँ मेरा सजेशन सुन लीजिए, आपको मैं कैसे समझाता हूँ कि कौन सी इक्वेशन बनानी चाहिए। आप यहाँ पे देखा करें, अगर सारी इंफॉर्मेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दिख रही है तो आंसर भी आप वेक्टर में लिखें। अगर आपको इंफॉर्मेशन आपको कार्टेशियन में दिखे तो आप आंसर भी कार्टेशियन में लिखें। जब आपको दोनों फॉर्म्स में दिखेगी, वेक्टर फॉर्म में भी दिख रहा है और कार्टेशियन में भी, जैसे मैं आज भी दिखा सकता हूं, तो आप इक्वेशंस को देखते हैं तो आपको वेक्टर में दिख रही है और जब आप पॉइंट को देखते हैं तो आपको कार्टेशियन स्टाइल में दिख रहा है। तो आपका कुछ हिस्सा वेक्टर में और कुछ हिस्सा कार्टेशियन में। तो ऐसे केस में मैं चाहता हूं कि आप दोनों आंसर लिखिए, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। तो आपको इस समय वेक्टर फॉर्म में सिखा रहा हूं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगा? वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। और वेक्टर a आपको पासिंग पॉइंट की हेल्प से बनाना है, तो 2y - j और +3 के हो जाएगा। और प्लस में लैम्डा वेक्टर b आपको डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से बनाना है। तो डायरेक्शन रेशियो आप अभी निकाल चुके हैं, तो वहां से 2y और +j और -2j बन जाएगा। और इसके बाद आप इसके बाद
इसी की कार्टेशियन फॉर्म भी बना सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ हिस्सा कार्टेशियन में है, कुछ वेक्टर में है, तो आपको दोनों इक्वेशंस बनानी चाहिए। मैं अभी लिख देता हूँ, लेकिन आपको दोनों लिखनी चाहिए। अगर सारी इंफॉर्मेशन वेक्टर में होती तो आप सिर्फ वेक्टर लिखें, अगर सारी इंफॉर्मेशन कार्टेशियन में हो तो आप सिर्फ कार्टेशियन लिखें, जब उसने ना बताया हो कि हमें कौन सी फॉर्म बनानी है। अगर मिक्सचर हो तो आप दोनों लिखें। फिर तो यहाँ पे मुझे दूसरी भी लिखनी चाहिए थी, मैं जस्ट अभी लिख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। लास्ट में स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। इस असाइनमेंट में मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए और उनके आंसर्स भी लिख दिए। तो आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आज के जो मैंने सॉल्व क्वेश्चन किए हैं उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। बशर्ते आपके फार्मूले सॉलिड होने चाहिए, तो आप इनको बड़े आराम से कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।